तो जिसका तुम सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और आज हम कवर करने वाले हैं नाओकी उरासावा की एक मास्टरपीस मांगा को जिसका नाम है बिली बैट। आई नो तुम लोग काफी दिनों से बोल रहे थे इसे कवर करने के लिए, बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं 20th सेंचुरी बॉयज की तरह ये भी ड्रॉप ना करनी पड़ जाए। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस मांगा को पूरा कवर करूं। बस मुझे तुम लोगों से गारंटी चाहिए भाई कि तुम लोग इस मांगा को पूरी देखना पेशेंटली। वैसे ये मांगा इतनी भी बड़ी नहीं है, कुछ लगभग 160 चैप्टर्स हैं, बट क्योंकि ये उरासावा की मांगा है तो इसे समझाने और समझने में टाइम लगता है एंड इसलिए इसके लगभग मैं 5 पार्ट्स तो बनाऊंगा ही और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये इस महीने में खत्म हो जाए। अब देखो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मांगा बहुत कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है शुरू में तुम्हें समझ में ही ना आए, बट जब ये पार्ट एंड होगा ना तब तुम्हें काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसीलिए लास्ट तक देखना ये वीडियो। एंड कसम से भाई ये मांगा ना उरासावा अलग ही लेवल पर ले गए हैं और मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जब मैंने ये मांगा पढ़ी ना तो मेरा दिमाग फट गया था कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। एंड हाँ एक और बात, तुम्हें से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने बाल क्यों कटवा लिए। तो देखो यार बड़ा ही सिंपल सी चीज हुई है, ये वाला सीन देखो समझ जाओगे। I've cut my hair. सो यस मेरे केस में बस पापा की जगह मम्मी थी और मम्मी को बर्थडे गिफ्ट देना था। सो या वैसे मैं सही बता रहा हूँ, मेरे घर वालों के अलावा किसी को मेरे बाल अभी पसंद नहीं आ रहे होंगे, किसी को भी नहीं। कौन सी नजर से देखते हैं ये घर वाले मुझे नहीं समझ में आता। मुझे खुद पसंद नहीं आ रहे, वो पता नहीं कौन सी नजर से देखते हैं। हाँ भाई अब लग रहा है भाई एकदम सोना। आई डोंट नो भाई। चलो अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधा मांगा को स्टार्ट करते हैं। यारे बिली बैट। तो मांगा की शुरुआत होती है और हमें एक कॉमिक का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है बिली बैट और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसके पास एक बंदा आता है एडवर्ड कोस्टेला नाम का और वो उसे कहता है कि मुझे अपनी बीवी पे नजर रखवानी है। अब बिली अपने सोर्स से पता लगाता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है रोज, जहाँ पर कोस्टेला की बीवी आती थी और रोजाना वो जाकर उस पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि रोजाना ही उसके साथ कोई अलग ही बंदा आकर डिनर कर रहा था और वो सारे के सारे बंदे काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बिली जाता है इसे रिपोर्ट करने कोस्टेला के घर, बट वहां वो देखता है तो कोस्टेला मारा पड़ा हुआ था। उसके बाद वो पुलिस वालों को वहां बुलाता है और वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अब इसके बाद बिली जो था वो घर वापस जा रहा था, तभी उसे 3 बंदे मिलते हैं रोड पर और वो उससे कह रहे थे कि इस केस से तुम दूर रहना, बट बिली मानने वाला वैसे थोड़ी ना था, इसलिए फिर वो तीनों बंदे उसे अच्छे से चटका कर चले जाते हैं। अब बाहर खाने के बाद बिली जैसे तैसे अपने ऑफिस में पहुंचता है और तभी वो नोटिस करता है कि वहां कोई शख्स खड़ा हुआ है और वो और कोई नहीं कोस्टेला की बीवी थी जिसने हाथ में गन ले रखी थी। अब बिली उसे शांत कराता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा एंड देन उसके बाद वो उस पर भरोसा करती है और डरते हुए वो आकर उसे गले लगा लेती है। अब इसके बाद वहां उन पर अटैक होता है एंड वो जल्दी से वहां से भाग कर निकल कर गटर के रास्ते जा रहे थे। अब उन दोनों की बातचीत होती है और फिर बिली को असल में पता चलता है कि एक्चुअली में कोस्टेला ही अपनी बीवी को उस रेस्टोरेंट में भेज रहा था उन सारे बंदों से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था जो हाल ही में बनी थी। अब बिली उसे पूछता है अच्छा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। वो कहती है वो फैमिली एक दिन अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी बिली के पीछे उस पर कोई हमला करने के लिए आता है लेकिन वो उसे पटक देता है एंड वो बंदा था एक रशियन स्पाई। एंड फिर जो कोस्टेला की बीवी थी वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि ये बिली बैट जो कॉमिक है इसे इसका राइटर बना रहा होता है एंड एक्चुअली में इसके राइटर का नाम है केविन यामागाटा एंड वो काफी परेशान था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी मांगा को एंड कैसे करे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो उसकी कॉमिक है वो अच्छी खासी फेमस है पूरे वर्ल्ड में एंड काफी सारे लोग इसके फैन भी हैं और ये मांगा अपने लास्ट स्टेजेस पर भी है, बट केविन को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इसे एंड कैसे करे। तभी उसका असिस्टेंट जो वहां पर था जिसका नाम था चक कल्किन, वो उसे बताता है कि उसके पब्लिशर का फोन आया। अब वो उसे बात करता है और अपने पब्लिशर से कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एंड कैसे करूं। उसका पब्लिशर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आराम से करो, बट हाँ डेडलाइन से पहले इसका एंड कर दो। अब तभी हम देखते हैं कि उसके दरवाजे पर आते हैं 2 पुलिसमैन
एंड वो सीधा अंदर उसके कमरे में घुस जाते हैं एंड उसकी खिड़की के सामने खड़े होकर कहते हैं वो देख रहे हो सामने वाला घर, हमें खबर मिली है कि वहाँ एक रशियन स्पाई रह रहा है। अब इसके बाद एक पुलिस वाले की नजर उसकी कॉमिक पर पड़ती है और वो कहता है अरे ये तो बिली बैट है, मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो तुम ही हो इसके राइटर। एंड तभी वो दूसरा पुलिस वाला भी उस कॉमिक को देखता है और कहता है कि ऐसा ही कैरेक्टर मैंने कहीं और देख रखा है, याद आया मैंने ऐसा कैरेक्टर जापान की किसी मांगा में देखा था। हमें ये भी पता चलता है यहाँ पर जो केविन है वो हाफ जैपनीज और हाफ अमेरिकन है, क्या है कि जो इसके पेरेंट्स थे वो जैपनीज थे बट इसके पैदा होने से पहले ही वो अमेरिका आ गए थे और केविन जो है वो यहीं पैदा हुआ और शुरू से ही यहीं रह रहा। अब ये उस बंदे से ये बात सुनने के बाद केविन को लग रहा था कि जो इसका कैरेक्टर है बिली का वो शायद इसने कॉपी किया है और फिर वो अपने पब्लिशर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे टोक्यो जाना है बिली बैट के ओरिजिनल ऑथर से मिलने जिसने ओरिजिनली ये कैरेक्टर बनाया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस कैरेक्टर को कभी देखा होगा किसी मांगा में पहले एंड सबकॉन्शियसली इसने इस कैरेक्टर को कॉपी कर लिया। अब इसका पब्लिशर मना करता है कि अभी कॉमिक बीच में उसे खत्म करके जाना, तुम जानते ही हो कि कॉमिक फैन बिल्कुल ही तुरंत फ्लिप हो जाते हैं, अगर हमने इसे सही वक्त पर खत्म नहीं करा तो तुम्हारी सारी पॉपुलैरिटी चली जाएगी। लेकिन केविन कहता है अरे मेरा असिस्टेंट है ना चक, जब तक मैं जापान जा रहा हूँ तब तक वो सारी चीजें हैंडल कर लेगा। 1949 का टाइम था और जो केविन था वो जापान पहुंचता है। अब क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो केविन था वो यूएस मिलिट्री में था एंड उसने उनके लिए सर्व भी किया था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये फिर मांगा आर्टिस्ट बना था। अब जब ये जापान वापस जाता है तो ये वहाँ के यूएस मिलिट्री बेस में ही रहता है एंड वहाँ ही अपने दोस्त चार्ली से भी मिलता है एंड वहीं वो मिलता भी है जापान के रेलवे के प्रेसिडेंट शिनोमिया से भी। अब इसके बाद केविन अपनी यूनिफॉर्म पहनकर निकलता है बिली बैट के ओरिजिनल क्रिएटर को ढूंढने के लिए और एक बच्चे के थ्रू उसे एक बंदा मिलता है। उसके बाद वो एक बूढ़े तक पहुंचता है जिसके हाथ पैरों में टैटू थे और फिर वो उसे बिली बैट के कैरेक्टर के बारे में पूछता है कि आपने इसे कहीं देखा है, और उसे बात करते हुए वो बूढ़ा उसे पूछता है कि तुमने कौन सा बैट देखा था, द गुड वन और द बैड वन। अब ये सुनकर केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा फिर से इसके पास आता है और इसे एक इसके दोस्त चार्ली का मैसेज देता है। अब चार्ली उसे एक जगह बुलाता है जो जापान की काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें, एंशिएंट टाइम की भी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ कई सारे पुराने स्क्रोल्स भी थे जिन्हें देखकर केविन हैरान था। अब चार्ली ये भी बताता है कि बहुत ही तगड़ा कोइंसिडेंस है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वही चीज़ मिलिट्री वाले भी ढूंढ रहे हैं। और फिर वो उसे एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक दिखाता है जिसमें वही बिली बैट के जैसा एक कैरेक्टर छपा हुआ था, जिसे देखकर केविन की फट जाती है कि ये कैरेक्टर इतना साल पुराना है। अब इसके बाद वो बुक लेकर चार्ली निकल जाता है एंड केविन भी उसके साथ साथ चला जाता है। अब इसके बाद वो एक ठेली पर बैठकर कुछ खा रहे थे तभी वहाँ केविन को एक विजन दिखता है और उसे एक दीवार पर उसी बैट की पिक्चर दिखती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल था या उसे सिर्फ वहम हो रहा था। तभी उसका दोस्त था वो 2 पैग लगाता और केविन भी एक आधा पैग लगा लेता एंड अब जो चार्ली था वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि तुमने जो ये बिली बैट का कैरेक्टर बनाया है एक्चुअली में ये कॉपी है तो तुम्हारी जो सारी पॉपुलैरिटी है वो तुमसे छीन जाएगी। और फिर वो कहता है कि मैं मुंह बंद रख सकता हूँ लेकिन उसकी भी एक कीमत लगेगी। अब यहाँ पर केविन की ड्रिंक में भी कुछ मिला रखा था इसलिए वो एकदम से बेहोश हो जाता है। अब इधर केविन को एक और ग्लिम्स दिखता है जहाँ डिज्नी लैंड की तरह बिली लैंड बना रखा था एंड फिर यहाँ पर होश में आता है केविन एंड सामने देखता है तो उसका दोस्त जो चार्ली था वो वहाँ सामने मारा डाला हुआ था एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो ठेली वाला आता है एंड उसे बताता है कि तुम काफी नशे में थे और तुम्हें इस पर गुस्सा आ गई क्योंकि ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने मेरी ठेली से एक चाकू उठाकर इसे मार दिया। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और बंदा आता है जिसका नाम था कुरुस। वो कहता है कि वो ईस्ट एशियन इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। अब इसके बाद जो कुरुस था वो केविन की मदद करता है क्योंकि ठेली वाला कह रहा था कि इस केविन की कोई गलती नहीं है बल्कि यही इसका दोस्त जो था वही इसे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसीलिए फिर ठेली वाला और केविन चार्ली की जो बॉडी थी उसे वो उठा कर ले जाते हैं और रेलवे ट्रैक पर डाल देते हैं ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में बदल जाए। लेकिन तभी केविन को याद आता है और वो उससे पूछता है कि इस बंदी के पास एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक भी तो थी, वो कहाँ है? लेकिन ठेली वाला कहता है अरे मुझे नहीं पता, ये छोड़ो और यहाँ से जल्दी निकलो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन जो था वो ड्रिंक विंक करके थोड़े वैसे वाले इलाके में पहुंच जाता है जहाँ लड़कियां लड़कों को ले जाती हैं, समझ जाओ। एंड वहाँ वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर वहाँ पर एक
लड़की आती है। फिर केविन बड़बड़ा रहा था और उसे कहता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है। एंड फिर वो लड़की जो थी वो उसकी मदद करना चाह रही थी, इसलिए फिर वो उसे उठाकर एक जगह ले जाती है जहाँ वो सारी जो भी लड़कियां थी वहां वो प्रेयर करने के लिए जाती थी। एंड जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जिसकी ये प्रेयर कर रहे थे वो एक पिक्चर थी और वो किसी और के नहीं बल्कि उस बैट की पिक्चर थी, और वो वही पिलर पर बैट बना हुआ था जो उसे विजन आया था। अब इसके बाद केविन को एक सपना भी आता है जहाँ 2 बैट्स थे और वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था और सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे, स्मिथ और फिनी। अब इसके बाद वो दोनों केविन को ले जाकर उससे सवाल जवाब करते हैं, और फिर स्मिथ बताता भी है कि वो CIA से है और जो मिस्टर फिनी है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है। अब वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे चार्ली के बारे में कुछ पूछना था। तुम दोनों साथ में ही थे ना शाम तक जब तक तुम उस ठेली पर गए? उसके बाद चार्ली का कोई आता पता नहीं चला। अब यहाँ केविन सोचता है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन तभी जो उसके दिमाग में बैठ आता है वो उसे चुप रहने को कहता है, और इसीलिए फिर वो कुछ नहीं बोलता और झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता। अब इसके बाद जो स्मिथ था वो ये भी कहता है कि मुझे लगता है जो चार्ली है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और US मिलिट्री को धोखा दे। तभी पीछे से फिनी कहता है, और हाँ वो एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक भी लेकर गया था, तो पता है वो कहाँ पर है? अब इस पर भी केविन चुप रहता है और कहता है मुझे नहीं पता। और यहाँ से छूटने के बाद सीधा जाता है केविन उसी पिलर पर जहाँ वो बैट बना हुआ था, एंड उसे वहाँ एक बंदा दिखता है जिससे वो जाकर पूछता है कि ये बैट का जो सिंबल है वो किसने बनाया। अब यहाँ से जानकारी पाकर उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसका असली आर्टिस्ट कौन है। फिर वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है और इस बंदे का नाम था जोफू सेंसे, और अभी भी एक मांगा लिख रहा था। एंड अब केविन सीधा आकर उससे माफी मांगता और कहता है कि मैंने आपके कैरेक्टर को कॉपी किया है। अब इसके बाद जो जोफू था वो फिर केविन से उसके बारे में पूछता है कि नाम वगैरह क्या है, एंड केविन उसे सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि उसने जानबूझ के कॉपी नहीं किया है, उसने सबकॉन्शियसली उसके कैरेक्टर को कॉपी किया है। अब जोफू से अपनी बैट वाली मांगा दिखाता है। अब उसका कैरेक्टर तो बिल्कुल सेम था बिली की तरह, बट जो उसकी स्टोरी थी वो हल्की सी डिफरेंट थी। वो फिर उसे ओसामू तेजुका की एक मांगा शिंताका रेजिमा भी दिखाता है और उसे कहता है कि ये जो ओसामू बंदा है ये काफी टैलेंटेड है, देखना ये आगे जाकर काफी बड़ा नाम कमाएगा। अब इसके बाद वो उससे ये भी पूछता है कि तुम जो बैट बनाते हो वो कौन सा है, व्हाइट और ब्लैक? अब इधर दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि जो शिनोमिया प्रेसिडेंट थे वो एक स्टेशन पर जाते हैं, एंड जो उनका ड्राइवर था वो बाहर ही उनका वेट कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं जो केविन था उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ब्लैक और व्हाइट क्या है। इसके बाद जो जोफू था वो थक हार के उठता है और जाकर सीधे लेटता है सोने के लिए, और सोने से पहले वो उससे कहता है कि उस ब्लैक वाले बैट की बात मत सुनना और फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी ही बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और भाई ना हमें और ना ही केविन को उस वक्त समझ में आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट शिनोमिया का वहाँ ड्राइवर खड़ा हुआ था बाहर, और तभी उसके रेडियो में एक खबर आती है कि प्रेसिडेंट शिनोमिया जो हैं वो गायब हो गए। अब ये सुनते ही उसकी फट जाती है और वो अंदर की तरफ भागता है स्टेशन पर। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो केविन था वो भी सो गया था, एंड जब वो उठता है तो वहाँ जोफू सेंसे ने अपनी मांग के कुछ पेजेस रख रखे थे और एक लेटर भी लिखा था केविन के लिए कि तुम ये लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब वो उस मांगा को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बिली बैट की कहानी का आगे का कंटिन्यूएशन है, और उसमें क्या होता है कि जो बिली का कैरेक्टर है वो एक ट्रेन चला रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि ट्रेन के नीचे कोई आ गया। एंड अब हमें एक्चुअली में दिखाया जाता है कि जो वो ट्रेन थी उसके नीचे कोई आ गया था, और जब पुलिस वाले वहां आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने और उन्हें जब उस बॉडी के साथ सामान मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये बॉडी प्रेसिडेंट शिनोमिया की थी। एंड फिर ये खबर छप जाती है कि 5 जुलाई को प्रेसिडेंट शिनोमिया की मौत हो गई। एक और बात, जैसे इस मांगा में ये खबर आई है प्रेसिडेंट शिनोमिया की डेथ की, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड में 5 जुलाई को जापान में रेलवे के प्रेसिडेंट शिनोमिया की डेथ हुई थी, वो भी ऐसी, यानी कि नाओकी उरासावा रियल इवेंट्स को ही यूज करके अपनी इस स्टोरी को सेट कर रहे हैं। एंड तुम्हें आगे पता चलेगा कि क्यों उरासावा ने एक्चुअली में ऐसा किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और जो डॉक्टर था वो ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। और हाँ, सुसाइड ये इसलिए भी बताया जा रहा था क्योंकि लोगों ने कहा था कि उन्होंने शिनोमिया जैसे किसी पर्सन को रेलवे ट्रैक्स पर चलते हुए देखा था उनके मरने से पहले। अब इसके बाद एक विक्टिम भी आता है जो कि एक्चुअली में वही ठेली वाला था, और वो बताता है कि उसने वहाँ रेलवे ट्रैक्स पर कुछ देखा था। वो फिर गवाही देता है और बताता है कि रात में उसने 2 जनों को देखा था
एक भारी सी चीज को ले जाते हुए। वो नहीं पता कि वो चीज क्या थी, बट हाँ उनमें से एक का चेहरा मैंने अच्छे से देख लिया था, और जब उसका वो स्केच बनवाते हैं तो वो और कोई नहीं केविन यामागाटा था। यानी कि ये ठेली वाला साला उसे उल्टा ही फंसवा रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केविन नोटिस करता है कि जो जोफु सेंसे ने इस मांगा में दिखाया था कि ट्रेन के नीचे कोई आ जाएगा, वैसा ही रियल लाइफ में हो गया। अब उसे धीमे धीमे विश्वास हो रहा था कि इस मांगा में जो भी इन्होंने लिखा है वो एक्चुअली में फ्यूचर में होगा, बट उसे ये भी लग रहा था कि मे भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और इसीलिए इसके बाद वो वहां से जल्दी से निकलता है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां आ चुकी थी, और फिर वो टैक्सी लेकर वहां से निकल लेता है। तभी वो फिर से मांगा को पढ़ता है तो वो देखता है कि जो बिली का कैरेक्टर था वो भी टैक्सी लेकर कहीं जा रहा था, बिल्कुल जैसे वो जा रहा था। मांगा में वो जा रहा था नोहान बास की 4th इंटरसेक्शन, एंड इसलिए फिर केविन भी वहीं जाता है। और वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि जैसे मांगा में जगह बनाई गई थी वैसी ही वो असलियत में थी, यानी कि इस मांगा में एक्चुअली में फ्यूचर लिखा गया है। बट केविन को ये समझ नहीं आ रहा था कि जोफु सेंसे ने ये किया कैसे। अब स्टोरी में यहाँ पर एक बैड वुल्फ दिखाया था, अब इसीलिए केविन जो था वो वहीं छुप कर देख रहा था कि उस बिल्डिंग से कोई बैड वुल्फ निकलेगा, और वहां से जो निकलता है वो था कुरुस। अब इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है मांगा में कि जो बैड का कैरेक्टर था वो कहीं लिफ्ट में जा रहा था। अब यहाँ केविन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अब कुरुस कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे, और तभी उसके आदमी आकर केविन को घेर लेते हैं, और फिर वो कहता है एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। एंड फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है लिफ्ट में, जैसा कि मांगा में था लिफ्ट में जाना, और फिर वो उसे एक अंदर रूम में दिखाता है तो उसकी फट के चार हो जाती है क्योंकि वहाँ कई सारा सोना रखा हुआ था, लाइक जैसे मांगा में था। फिर वो बताता है कि ये एक्चुअली में फंड्स थे जो जापान ने कलेक्ट करे थे वॉर के टाइम पर। अब केविन कहता है कि तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो ये सब। वो कहता है मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि इसके आगे हमें इस सोने के साथ क्या करना है। केविन कहता है मुझे कैसे पता होगा, और फिर वो भी उससे पूछता है कि व्हाइट और ब्लैक। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मुझे पता है कि तुम सबको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी देखते रहो बस भाई, जो आगे चीजें ये कनेक्ट होने वाली हैं फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों ये लोग इसे पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत मजा आने वाला है, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। अब गुरु उसे ये भी बताता है कि शिनोमिया ने हमें गलत आंसर दिया था, अब वो हमारे रास्ते के बीच भी आ रहा था इसलिए हमें उसे रास्ते से ही हटा दिया। अब केविन ये भी समझ जाता है कि साले ये तो कातिल है और शायद इन्होंने ही चार्ली को भी मरवाया। अब गुरु समझ गया था कि यार इसे कुछ नहीं पता है और ये किसी काम का नहीं, इसलिए वो सोचता है कि इससे वो मांगा छीन कर इसे मार दे, और वो ऐसा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां साइड से एक बंदा आता है और वो चुपचाप उनसे बातें करते हुए केविन को अपने साथ ले आता है, ये कहकर अरे ये तो मेरा दोस्त है, जरा थोड़ी सी बात करनी है इससे। और फिर वो आराम से उसे लिफ्ट में ले जाता है, और इस बंदे का नाम था जीरो शिराजू। अब इसके बाद वो उसे लिफ्ट से नीचे उतार देता है एंड कहता है अब यहाँ से तुम जल्दी भाग कर निकल जाओ। अब भागते भागते वो वही जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो बिली बैट वाला पिलर था। अब वहाँ वो देखता है तो वही लड़की, और इसका नाम है शिजू चान, उसके फेस पर लगी हुई थी, और ये देखकर केविन घबरा जाता है और उसे पूछने के लिए आता है। अब इसके बाद जो शिजू चान थी वो केविन को अपने साथ अपने घर ले जाती है क्योंकि वो उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा पोलाइट, काइंड और सॉफ्ट स्पोकन था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसे तो पता ही था कि वो मांगा आर्टिस्ट है, इसलिए वो अपने कपड़े उतार देती है और कहती है कि मुझे ड्रॉ करो। एंड देन हमें फिर बाहर चांद दिखाया जाता है, और उसके बाद ही फिर हमें चांद पर दिखाया जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अपने पहला स्टेप रख रहा था चांद पर। अब चांद पर उन्हें एक सिंबल दिखता है जो कि एक्चुअली में था उसी बिली बैट का। अब ये सब हो क्या रहा है, वो सिंबल कहाँ से आया, हम सबको घंटा नहीं पता चल रहा कि कहाँ जा रही है स्टोरी। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ उरासावा। देखते रहो, अब बस समझ में आएगा। हमें फिर से बिली बैट कॉमिक के कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं जिसमें बिली बैट एक कल्प्रिट से बात कर रहा था और उससे कहता है कि तुम ही थे वो जिसने उस बंदे को अपने कराटे चॉप से बेहोश करके ट्रेन की पटरी पर डाल दिया था, यानी कि ही इज द वन जिसने प्रेसिडेंट शिनोमिया को मारा। एंड जो कराटे चॉप वाला बंदा था वो उसे कहता है कम टू अमेरिका एंड यू विल सी, और फिर वो ये कहकर चला जाता है। एंड देन फिर बिली भी अमेरिका के लिए निकलता है। अब इधर हम देखते हैं कि यही मांगा की स्टोरी वो लड़की पढ़ रही थी। अब केविन उठकर उसे वो मांगा छीन लेता है और कहता है कि तुम ऐसी जोफु सेंसे की मांगा नहीं पढ़ सकती। अब वो मांगा पूरी नहीं थी तो वो लड़की उससे पूछती है कि ये मांगा तो आगे और होगी ना, क्योंकि अभी तक ये कराटे चॉप वाला बंदा पकड़ा थोड़ी ना गया। अब केविन ये भी समझ जाता है कि शायद उसे ही ये सिग्नल दिया जा रहा है कि उसे वापस जाना है अमेरिका, जहाँ ये सारी मिस्ट्री सॉल्व होगी। और तभी शिजू चान उसे कहती है कि तब तक के लिए, जब तक वो यहाँ से जाता नहीं है, वो उसे पुलिस से
हाइड करके रखेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्जेंट जो था उसके साथ बैठा हुआ था स्टेशन में जोफू सेंसे। अब हुआ क्या था कि जो जोफू सेंसे था उसने एक मेंशन में जाकर वो बिली का कैरेक्टर की ग्रेफिटी वहां बना दी थी और इसी के चक्कर में उसे पकड़ लिया गया था। अब सर्जेंट काफी पोलाइट था, वो आराम से जोफू सेंसे से बात कर रहा था। जोफू कहता है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है, द नेक्स्ट पार्ट विल बी रिवील्ड, यानी कि ये कॉमिक की बात कर रहा है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जसमेद आता है कैप्टन फिनी से मिलने, जो कि आराम से बीच पर वेकेशन बना रहा था। मैं दूसरे बताता है कि मुझे शिनोमिया की केस के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है एंड केविन यामागाटा का जो स्केच था वो भी वो उसे दिखाता है और ये भी बताता है कि ये एक गवाह ने बनवाया है, उसके हिसाब से ये भी रेल ट्रैक पर था उस रात। बट जो फिनी था उसे घंटा इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक्चुअली में जिस चीज में उसे दिलचस्पी थी ना वो था एंशिएंट टेक्स्ट। अब इधर हम देखते हैं कि जोफू सेंसे को कुछ याद आता है और वो पेपर निकालते हैं आई की स्टोरी को लिखने के लिए, लेकिन तभी वो चीज उनके दिमाग से चली जाती है और वो कहता है शिट यार वो निकल गया, अब मैं आगे की स्टोरी नहीं बना पाऊंगा। और फिर वो देखता है सर्जन की तरफ और कहता है शायद वही है जो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेगा और उन सबको रोकेगा जो हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर वो उसे बताता है कि वो जापानीज अमेरिकन आर्टिस्ट है केविन यामागाटा, उससे तुम कहना कि वो जल्दी से वापस अमेरिका चला जाए, क्योंकि वही है जो उन सबको रोक सकता है। अब इसके बाद सर्जेंट उसे छोड़ देता है और वो उसे अपना ऑटोग्राफ देकर चला जाता है। तभी उसके तुरंत ही बाद वहां आ जाता है कैप्टन फिनी और वो सर्जेंट से पूछता है कि यहाँ पर एक आदमी को पकड़ा कर रखा था जिसने वो बैट की ग्रेफिटी बनाई थी मेंशन में। सर्जेंट कहता है अरे वो तो उसे तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतना बड़ा तो कुछ उसने काम करा नहीं था, तो उसे पकड़ कर क्या ही रखना था, वैसे भी वो काफी सीधा बंदा था। अब फिनी कहता है क्या कह रहे हो, वो एक स्पाई भी हो सकता था। एंड फिर वो अंदर जाता है अपनी बाकी की टीम को कांटेक्ट करने कि उस बंदे को ढूंढे। अब ये जानने के बाद कि ये उसके पीछे पड़ा है, सर्जेंट भागते हुए जाता है जोफू सेंसे को ढूंढने के लिए एंड वो लोगों से पूछ रहा था कि क्या तुमने एक बूढ़े को देखा है यहाँ से जाते हुए, एंड ऐसे ही वो पीछा कर रहा था। तो वो रास्ते में एक बच्चे को देखता है जो कि चौक से रोड पर कोई ड्राइंग बना रहा था और उसे वहां पर वही बिली बैट का साइन मिलता है और उसने मिकाटा स्टेशन की ट्रेन बना रखी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब उसे समझ में आ जाता है कि शायद इस बच्चे ने जोफू सेंसे की बात सुन ली और ये ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉमिक की तरफ दोबारा से और उधर हमें एक पॉलिटिकल बंदा दिखाया जाता है जो स्पीच दे रहा था लोगों के सामने और कहता है वी चूज टू गो टू मून, यानी कि ये उसी वक्त का है जब रॉकेट भेजने वाले थे वो मून पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस सपने से केविन की आंखें खुलती हैं एंड फिर वो अपनी मांगा को दोबारा से बनाना कंटिन्यू करता है एंड इस बार वो बिली को एक स्पेस सूट में बना रहा था जैसा उसे सपने में आया था। अब हम देखते हैं जो शिजू चांद थी वो रात में अपना कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है एंड देन फिर उसे एक बंदा अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने वो मांगा पढ़ी। एंड अब इसके बाद शिजू चांद के दोस्त हम देखते हैं वो सीधा केविन के पास आते हैं और कहते हैं कि शिजू चांद मुसीबत में, तुम्हें जल्दी चलना होगा। अब ये सब के सब भाग कर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रोड पर शिजू चांद घायल पड़ी हुई थी। अब वो बताती है कि उसके साथ ये सब उस कराटे चॉप वाले बंदे ने किया जो उस मांगा में भी था। और फिर वो उसे ये भी कहते हैं कि क्या तुम उस मांगा को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अगर तुम लिखोगे तो वो मांगा काफी अच्छी बनेगी एंड देन इट विल बी अ वर्ल्ड विदाउट अ वॉर। फिर शिजू चांद मर जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि स्मिथ पहुंच गया था उसी बंदे के पास जिसने केविन की मदद करी थी वहां से निकलने में। हम देखते हैं कि वो एक सिंपल सा फार्मर है एंड फिर वो उसे केविन की फोटो भी दिखाता है कि क्या तुमने ऐसे कहीं देखा है। वो कहता है कि नहीं। स्मिथ कहता है कि ये एक क्रिमिनल है जिसने शिनोमिया का शायद मर्डर किया है। वो कहता है क्या पता कि कोई इस बंदे को फंसा रहा हो और क्रिमिनल कोई और ही हो। वैसे मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट शिनोमिया को कुछ ऐसे राज के बारे में पता चल गया था जो दूसरे जने नहीं चाहते थे कि कभी बाहर आए। अब इधर हम देखते हैं कि शिशुशान के मरते ही वहां आ जाता है कुरुस और बाकी सब और केविन वहां से भागते हैं। अब वो एक गटर की तरफ से जा रहा था और वहां काफी अंधेरा था और वहीं उसे बिली बैट दिखता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये साला उसे रियल में दिख रहा है या फिर उसका वहम है। अब बैट उसे कहता है कि अगला पार्ट लिखो एंड स्टॉप दैट। केविन पूछता है कि मुझे किस चीज को रोकना है। वो कहता है इट विल बी 20th सेंचुरी डार्केस्ट मूवमेंट एंड यू हैव टू स्टॉप देम। अब जो वो बैट था वो वहां से जा रहा था तभी केविन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, व्हाइट और ब्लैक। वो कहता है आई एम योर क्रिएशन बिली बैट। अब इसके बाद केविन होटल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है वही सर्जेंट से एंड तभी उन्हें रेडियो में खबर मिलती है कि मिटागा स्टेशन पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जैसा कि उस बच्चे ने ड्राइंग बनाई थी जोफू सेंसे के कहने पर। अब ये बात जब केविन को पता चलती है तो वो अब पूरा क्लियर हो गया था कि भाई इस मांगा में जो भी होगा वो फ्यूचर में होगा। एंड फिर वो सर्जेंट कहता है कि जोफू सेंसे ने मुझसे कहा था तुमसे कहने के लिए कि तुम्हें अमेरिका जाना होगा और यही चीज मांगा में भी लिखा हुआ था।
अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो स्मिथ था वो भी शिनोमिया केस पर ही काम कर रहा था और फिर वो दूसरे बंदे से मिलता है एंड उसे दूसरे विक्टिम से एक और फोटो मिलती है कि ये बंदा भी सस्पिशियस है और वो फोटो उसी ठेली वाले बंदे की थी और वो समझ जाता है कि ये साले केविन को ही फंसाने की कोशिश कर रहे थे इसका मतलब, और ये ठेली वाला भी उनसे ही सबसे मिला हुआ है। अब इधर से स्टोरी जो थी वो काफी सालों पहले चलती है जहाँ हमें रोम की एक कंट्री दिखाई जाती है और वहां हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसे एक लकड़ी पर बांध कर ले जाया जा रहा था और सारे के सारे लोग उस पर पत्थर मार रहे थे। अब इधर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था जूदस वो ये सब देख रहा था और उसे पता चलता है कि जिस इंसान को ये बांध कर ले जा रहे हैं वो है सेवियर। अब ऐसे ही भागते भागते वो एक जगह जाता है जहाँ एक आदमी बैठा हुआ था और जो जूदस था वो उस बंदे को पहले से ही जानता था और ये लोकेशन के बारे में भी। फिर वो उसे बताता है कि तुम पता है कि वहाँ एक सेवियर को वो लोग ले जा रहे हैं उठाकर, अरे हाँ तुम्हें भूख लगी होगी, लो मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आया। अब वो आदमी रोता है और कहता है उस बंदे को, उस सेवियर को मैंने ही फंसवाया, वो हमारा मसीहा था, ये मैंने क्या कर दिया। अब हमें उस आदमी का पास दिखाया जाता है कि जब वो आदमी पहली बार सेवियर से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि तुम तो गॉड से मिले हो ना, तो जरा मुझे दिखाना कि गॉड दिखते कैसे। और फिर वो लकड़ी उठाकर वहाँ रेत में एक फोटो बनाता है जो कि गॉड की इमेज थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो बंदा सोने के सिक्के फेंकता है और कहता है कि इन चंद सिक्कों की वजह से मैंने उसे धोखा दे दिया। अब वो बच्चा उससे पूछता भी है कि उस सेवियर ने गॉड की क्या इमेज बनाई थी, लेकिन वो बंदा उसे नहीं बताता और वो जो लड़का था वो भी लकड़ी से जमीन पर कुछ बना रहा था और उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो बाहर जाकर देखता है तो वहां उस सेवियर को लटका दिया गया था मारने के लिए। और अंदर हम देखते हैं तो वो बंदा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा एक्चुअली बिली बैट की इमेज बनाकर गया था। अब जूडस घर वापस आता है, अपनी माँ से खाना मांगता है तो हम देखते हैं कि सामने उसकी टेबल पर 2 बैट्स बैठे हुए थे और वो दोनों बातचीत कर रहे थे जूडस से भी। वो उसे बताते हैं कि आज जो आदमी एग्जीक्यूट हुआ है ना वो एक्चुअली में रियल सेवियर नहीं है। अब इसके बाद जूडस उनसे एक और क्वेश्चन करता है कि क्या तुम लोग गॉड हो। पहला बैट बोलता है हाँ मैं ही हूँ, दूसरा बोलता है नहीं नहीं मैं हूँ, और फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और हाँ एक और बात, बस जूडस को ही वो दोनों बैट दिखते थे। अब यहाँ से एक टाइम स्किप होता है और जूडस जो था वो बड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो एक बंदे को देखता है जिसके लंबे लंबे बाल थे और वो सिर्फ हाथ लगाने से एक बूढ़े बंदे की बीमारी को ठीक कर देता है। अब जूडस उससे मिलता है और उसे कहता है कि सो तुम हो सेवियर, तुमने तो गॉड को देखा होगा ना, तो तुम क्या मुझे दिखा सकते हो कि एक्चुअली में गॉड कैसे दिखते हैं। और वो लकड़ी लेता है और तो उन्होंने एक्चुअली में बिली बैट की इमेज बनाई थी। अब उसे देखकर जूडस को यकीन हो जाता है कि यही सेवियर है, क्योंकि अगर ये भी बिली बैट को देख सकता है तो मे बी ही इज। एंड फिर उसके बाद जूडस जो था वो हमेशा उस सेवियर के साथ ही रहता था और हर काम में उसका साथ देता था। बट फिर एक दिन हम देखते हैं कि जूडस रोम की आर्मी से कहकर उस सेवियर को फंसवा कर पकड़वा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो जूडस था वो भी उसी बंदे की तरह एक गुफा में बैठा हुआ था और पछता रहा था और सामने उसके एक बच्चा भी था। और फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो सेवियर था ना उसी ने जूडस को पहले ही बोला था कि तुम रोमन्स को बोलकर मुझे पकड़वा देना, क्योंकि इस दुनिया को बदलने के लिए मेरा सैक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है। अब जूडस उससे पूछता है कि मैंने जब आपको गॉड की इमेज बनाने को कहा तो आपने वो बैट की इमेज क्यों बनाई। सेवियर कहता है मुझे नहीं पता था कि गॉड कैसे दिखते हैं, मैंने तो बस वही बनाया जो मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर देखा था गॉड के लिए, कि तुम्हें क्या लगता है कि गॉड कैसे दिखते होंगे। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जूडस को रियलाइज होता है कि इसका मतलब वो बैट्स गॉड नहीं है और उन्होंने ही बचपन से मुझे मैनिपुलेट किया है ताकि मैं इस सेवियर को बिट्रे कर सकूं। अब साइड में उसका छोटे बच्चा बैठा हुआ था, वो कहता है दैट्स ओके, अब ऐसा होने से आगे इटर्निटी तक ह्यूमन काइंड इस सेवियर को याद रखेगी। अब ये सुनकर वो कहता है तुम कौन हो, और फिर बैट सामने आता है। जूडस कहता है क्या सेवियर ने भी तुम्हें देखा था। वो कहता है नहीं, सिर्फ तुमने मुझे देखा था, मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया अपना काम करवाने के लिए। यानी कि तुम समझे कि जो सेवियर अभी मरने वाला है वो और कोई नहीं जीसस थे। एंड इसका मतलब जो उनका मरना लिखा था वो एक्चुअली में इस बिली बैट ने कराया। यानी कि अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि बिली बैट एक एंटिटी है जो बहुत समय से और ये सब कुछ कर रहा है इस दुनिया में, यही मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख रहा है। तो यस यू कैन से बिली बैट इज लिटरली अ गॉड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी थोड़ी आगे जाती है और अब 1949 से सीधा 1959 में आते हैं। सो ऐसा ये जो जंप मारा है हमने पास्ट एंड फ्यूचर में, ये सब होता रहेगा इस मांगा में। कभी बहुत ज्यादा पीछे भी जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा आगे भी जाएंगे। इसकी आदत डाल लो बिकॉज इट्स पूरा सा वर्सटाइल। सो हम देखते हैं कि 1959 में न्यूयॉर्क में एक दुल्हन को जो चर्च से सज धज कर बाहर आ रही थी एंड सामने से वो एक टैक्सी पकड़कर
निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस टैक्सी में एक बिली बैट का टॉय भी लगा हुआ था। एंड फिर उस ब्राइड और उस टैक्सी ड्राइवर की बात चालू हो जाती है। वो कहती है मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है अच्छा मेरी बेटी को ये काफी पसंद है और एक्चुअली में ये मेरा नेविगेटर भी है। फिर हमें ये पता चलता है कि अब केविन यामागाटा बिली बैट का ऑथर नहीं है, बल्कि उसके जापान जाने के बाद उसके असिस्टेंट चक कल्किन ने बिली बैट पर टेक ओवर कर लिया एंड उसका डिजाइन भी थोड़ा बदल दिया है। अगर तुम आंखों पर नोटिस करोगे ना तो वो थोड़ी सी मिकी माउस जैसी हो गई है। अब ये करने के बाद जो बिली बैट थी ना वो काफी ज्यादा फेमस हो गई, इतना कि उसके डिज्नीलैंड जैसे बिली लैंड खुल गए, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह बहुत कुछ, और यहाँ तक कि वो टीवी प्रोग्राम में भी आने लगा। लेकिन जो इसके ओजी फैंस थे ना वो केविन यामागाटा की बिली बैट को ही पसंद करते थे और उन्हें जो ये नई बिली बैट है वो उन्हें ट्रैश लगती है क्योंकि ये थोड़ा ना बच्चों को केटर करती है। लेकिन जो केविन वाली थी ना वो थोड़ा मैच्योर लेवल पर थी और वो बड़े बड़े लोग भी पढ़ते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जो ड्राइवर था वो एक्चुअली में उस बिली बैट के टॉय से बात कर रहा था। बैट उसे कहता है कि उस ब्राइड से पूछो ना कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अब ड्राइवर ये पूछना तो नहीं चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा पूछूंगा तो यार गलत लगेगा, इसलिए वो थोड़ा बातें बातें घुमाता है और फिर पूछता है। फिर वो बताती है कि मुझे मेरी शादी से निकाल दिया गया। क्या था कि जो मेरा ग्रूम है वो वाइट था एंड उसके परिवार वालों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत थी और फ्लोरिडा में भी इंटररेशियल मैरिज अलाउड नहीं थी, इसलिए हम यहाँ न्यूयॉर्क में आके शादी कर रहे थे। लेकिन उसका परिवार यहाँ पर भी पहुंच गया इस शादी को रुकवाने, इसलिए मुझे शादी छोड़कर आना पड़ा। अब वो उसे पूछता है तो तुम्हारे फियोंसे ने कुछ नहीं किया। अब वो उसे एकदम गुस्से से घूरती है और कहती है तुम बस मुझे सेंट्रल स्टेशन पहुंचा दो। अब इसके बाद वो उसे स्टेशन छोड़ देता है और उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा जब यहाँ हमारे देश में आगे जाकर एक ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा और ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। और एक्चुअली में जो भी इसने ये बात बोली ना ये रियल में फ्यूचर में होने वाली है, यानी कि वो टॉय बिली बैट ही से ये सब कुछ बता रहा था। अब इस लड़की के जाने के बाद जो वो बिली बैट का टॉय था वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है अभी हमें और काम करना है, जल्दी चलो उसी चर्च के बाहर। वो कहता है लेकिन वहाँ थोड़ी ना अब कोई कस्टमर होगा। वो कहता है नहीं नहीं बस तुम चलो। अब वो वहाँ फिर से चर्च के बाहर जाता है, वहाँ अब उसे मिलता है ग्रूम और फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ किसी ब्राइड को देखा था, और वो समझ जाता है कि ये उसी की पत्नी थी। फिर वो उसे अंदर बैठाता है कि चलो जल्दी निकलना पड़ेगा हमें। अब इधर हमें टीवी में ऐड दिखाया जाता है गोल्डन कोला का एंड तभी वहाँ ग्रूम जो बैठा हुआ था वो बताता है कि ये उसके पापा की कंपनी है। अब इसके बाद टैक्सी ड्राइवर उसे पूरी सिचुएशन बता देता है कि तुम्हारी जो ब्राइड है वो वहाँ पहुंच गई है क्या बोलते हैं स्टेशन पर, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा वरना वो फ्लोरिडा निकल जाएगी। अब इसके बाद हमें इस ब्राइड और ग्रूम की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं जो ग्रूम था उसकी कोला की फैक्ट्री थी। अब एक बार क्या होता है ब्लैक वर्कर्स और व्हाइट वर्कर्स में बहसबाजी हो जाती है क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था, इसलिए ब्लैक वर्कर्स बोल रहे थे कि उन्हें भी वही राइट चाहिए जो इन्हें व्हाइट वर्कर्स को मिल रहे हैं और इस पे ही काफी बहसबाजी चलती है। और जो ये अपना ग्रूम था ये काफी शांत बंदा था तो ये तो उनका झगड़ा बंद भी नहीं करवा पा रहा था, ऊपर से ये डरपोक का भी था तो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ऊपर चढ़ती है वही बंदी और सबको शांत कराती है और उसका ये अंदाज देखकर ग्रूम को उससे प्यार हो जाता है। एंड फिर ग्रूम और टैक्सी ड्राइवर बात करते हैं बिली बैट की और वो दोनों के दोनों ही केविन यामागाटा की बिली बैट के बहुत बड़े फैन थे। अब हम देखते हैं आगे रास्ते में तो व्हाइट और ब्लैक लोगों की रैली जा रही थी और उसके पार था स्टेशन और उन दोनों रैलियों की ना लड़ाई होने ही वाली थी। तो बिली बैट का जो टॉय था वो ड्राइवर से कहता है कि अपनी गाड़ी जल्दी भगाओ, उनके बीच में से निकालना होगा हमें। और वो कहता है कि यार कहीं इनमें से एक आधा उड़ गया तो। वो कहता है टेंशन मत लो बस भगाओ। और उसकी बात मानकर वो सीधा गाड़ी भगाता हुआ निकलता है और वो जो भीड़ थी वो डर के मारे पीछे हो जाते हैं सबके सब और वो गाड़ी जल्दी से उस भीड़ के बीच में से निकाल देता है। अब ग्रूम वहां बाहर निकलता है और ब्राइड उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ भाग कर आते हैं और ये पीछे ब्लैक और व्हाइट लोगों की रैली देखकर शांत हो जाते हैं। अब यहीं से हम टाइम में थोड़ा ज्यादा सा पीछे जाते हैं, यानी कि अपने निंजा वाले दशक में, जहाँ हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें से जो 2 थे, पहला गेन चान जो थोड़ा हैवी था एंड शिन चान जो थोड़ा पतला टाइप का था, उन दोनों का कंपटीशन हो रहा था। एंड बाकी 2 थे गेन चान और गॉन चान जो दोनों बैटल कर रहे थे और गॉन जो था वो तो गिरने ही वाला था लेकिन तभी कैन उसे जैसे तैसे पकड़ लेता खाई में गिरने से पहले। एंड ये 4 दोस्त हमेशा साथ रहते थे और ये चारों के चारों बड़े होकर निंजा बनना चाहते थे और एक कसम भी खाते हैं कि अपने गांव ईगा की ये हमेशा हिफाजत करेंगे। वैसे ईगा नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आया? निंजा थोड़ी देखा हो तो हमारा जो था वो ईगा गांव से ही था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है। हम देखते हैं कैन-चान को जो कि काफी बड़ा हो गया था और वो एक निंजा था। अब उसे ईगा के चीफ ने बुलाया था जिसका नाम था चीफ तनाबा
मोमोची। एंड वो उसे मिशन देता है और उसे कहता है कि ईगा जो है वो काफी मुश्किल में है एंड जल्दी हम पर हमला भी होने वाला है, वो भी हर तरफ से, क्योंकि सारी की सारी जो भी नेबर सिटीज हैं वो हमारे पीछे पड़ी हुई है और ये सारी लड़ाई की जड़ है ये स्क्रोल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्क्रोल को ले जाओ और यहाँ से फुजिवेयाशी और हथौड़ी विलेज के आगे नवारी नदी को पार करके ओदा की सारी फोर्सेस से बचते हुए मेरे बेटे सांदोयू मोमोची को ढूंढकर उसे ये स्क्रोल दे दो। और हाँ, याद रखना अभी तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे ईगा सिटी के ही कुछ निंजास कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो गलती से भी किसी पर भरोसा मत करना, चाहे वो कोई भी हो। अब इसके बाद वो निकलता है। तभी वो जब दूसरे रीजन के जंगल में पहुंचता है तो वहां पर कई सारे ट्रैप्स थे जिनसे वो बच बच कर निकल रहा था। अब वो देखता है तो खेत में सामने एक स्केयर क्रो था और अब वो जैसे तैसे रिस्क लेकर जल्दी से भागते हुए उस खेत को पार करके जंगल पहुंच जाता है। लेकिन तभी उस पर लकड़ी कुनाई से हमला होता है और तभी वहां दूसरा निंजा आता है उसकी बॉडी को देखने के लिए। और तभी वो देखता है तो उसने काफी चालाकी से स्केयर क्रो के मुंह का यूज कर लिया था। तभी उसे पीछे झाड़ियों में आवाजें सुनाई देती हैं और वो वहां पर कुनाई नाइफ्स फेंकने लगता है। लेकिन तभी कैन चान चकमा देते हुए पीछे से आकर उस निंजा को बीच में से काट देता है। लेकिन तभी उसे दिखता है कि वो निंजा और कोई नहीं, उसका दोस्त शिनचान था और वो उससे कहता है तुम काफी तेज हो गए हो कैन चान। और आखिरी सांस में वो ये भी कहता है कि इस स्क्रोल को जला दो क्योंकि ये स्क्रोल दुनिया को हिला कर रख देगा। और फिर वो मर जाता है। अब कैन चान को लगता है कि ऐसा क्या है इस स्क्रोल में जो ये दुनिया को हिला कर रख देगा, यहाँ तक कि मेरा दोस्त शिन भी इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब वो स्क्रोल को खोल कर देखता है तो उसमें से निकलता है वही अपना बिली बैट और वो कहता है सो कत्ल होने चालू हो गए। अब वो डर जाता है तो तुरंत ही वो स्क्रोल को बंद कर देता है। अब इसके बाद वो अपने मिशन पर फोकस करता है और आगे बढ़ता है। तभी वहां वो देखता है तो वहां गैन चान आ जाता है और पीछे वाले निंजा को उसने अपने लॉक से जकड़ लिया था और उसकी वो गर्दन तोड़ देता है। और फिर वो कैन से बोलता है कि तुम आगे हमारी वाली गुफा में जाकर छुप जाओ, इन सबको मैं संभाल कर वहां पहुंचता हूँ। अब यहीं से हमें पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ये चारों के चारों दोस्त इसी जंगल में घूम रहे थे और यहाँ इन्हें गलती से ये एक गुफा मिलती है। अब जो गैनचान और कैनचान थे वो दोनों इस गुफा के अंदर जाते हैं देखने के लिए आखिर की है क्या। लेकिन तभी जो गैन था उसे ऐसा कुछ दिखता है कि वो तुरंत ही भाग कर चला जाता है उस गुफा के बाहर और उसके बाद कैन को भी कुछ ऐसा दिखता है, फिर वो भी भाग कर बाहर आ जाता है। अब हमें बताया जाता है कि अंदर इन्हें एक मॉन्स्टर्स की परछाई दिखाई थी जिसके बड़े बड़े पंख थे। अब इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कैन अभी उसी गुफा में था। तभी वो देखता है तो पीछे गैन चान आ गया था उन सारे निंजास को मारकर। अब वो खुशी से उसके पास जाता है, उसे गले लगा लेता है। लेकिन तभी जो कैन था वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पकड़ने का यही एक तरीका था कैन चान, मैं वैसे भी चीफ हथौड़ी के लिए काम कर रहा हूँ, सो मुझे वो स्क्रोल चाहिए किसी भी हालत में। अब वो उसकी गर्दन तोड़ने वाला ही होता है तभी उस गुफा के अंदर से बिली बैट की एक बड़ी सी परछाई आती है जो कह रही थी विल यू बी द कैरियर। और ये सुनते ही गैन की फट जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है और इसी का मौके का फायदा उठाकर जो कैन था वो उसे उठाकर ऊपर से पटक देता है और वो सीधा जाकर नीचे पत्थर पर गिरता है जिससे उसका सर फट जाता है और वो मर जाता है। अब ये देखकर कैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब इसी गुफा में हमें कुछ समय पहले एक सीन दिखाया जाता है कि कुछ बंदे यहाँ पर आए थे रिसर्च के लिए और वहाँ उनके साथ एक बच्चा भी था जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर एंड उसे भी वहाँ बिली बैट की वो बड़ी सी शैडो दिखती है और वो भी उससे क्वेश्चन करती है तो वो कहता है यस आई विल बी योर कैरियर। अब इसके बाद हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है कैन चान और गॉन चान को लड़ते हुए, वो भी वो नदी के बीच में रस्सी पर लड़ रहे थे। तभी कैन का जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है और वो नदी में गिर जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए फिर गॉन जाकर उसे बचाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही उसे नदी पार करनी थी एंड एक पतली सी रस्सी थी। अब उसे पता था कि दूसरी साइड कोई ना कोई बंदा हो सकता है उसे मारने के लिए, बट वो जैसे तैसे रिस्क लेता और रस्सी पर लटक कर वो जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गॉन चान खड़ा हुआ था। अब गॉन उसे कहता है कि उस स्क्रोल को मुझे दे दो, मुझे उसे खत्म करना है। तुम्हें नहीं पता कि मोमोची सिर्फ तुम्हें एक प्यादे की तरह यूज कर रहा है, भरोसा करो मेरे पे, वो स्क्रोल सच में काफी खतरनाक है। बट कैन चान मानता नहीं और कहता है हमने कसम खाई थी हम ईगा की रक्षा करेंगे और इस स्क्रोल को जब तक मैं वहां तक पहुंचा नहीं दूंगा तब तक ईगा को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहता है ईगा को नहीं, मोमोची सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। अब इतना समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा था, इसलिए फिर जो गॉन था वो रस्सी काट देता है क्योंकि उसे पता था कि वो तैर तो सकता नहीं है, तो वो नदी में गिर के डूबने लगता है। तभी हमें यहाँ से पास्ट में दिखाया जाता है
फ्रांसिस्को जेवियर, वो जो बच्चा था अभी यहाँ पर बूढ़ा हो गया था, और उसके साथ एक बंदा था याजीरो, और वो चीख चीख कर कह रहा था, फादर फादर आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी फादर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और तभी हम देखते हैं उसकी आंखों में वही बिली बैट को। तभी हम देखते हैं कि जो कैन था उसकी आंख खुलती है और वो देखता है तो सामने हाउस के वही याजीरो, लेकिन अभी वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसने उसे नदी से बाहर निकाल कर बचाया था, एंड वो मशरूम से कुछ दवाई वगैरह बनाकर उसे पिला रहा था ताकि वो ठीक हो जाए। हम देखते हैं तभी याजीरो जो था उसे आवाज सुनाई देती है और वो बाहर चला जाता है कुल्हाड़ी लेकर। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्क्रोल था वो अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से फिर से निकलता है वही बैट, और फिर वो कैन चांग से कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। अब इसके बाद जो कैन था वो फिर से बेहोश हो जाता है, एंड जब वो होश में आता है तो वहां से वो स्क्रोल गायब हो चुका था। अब वो खिसक खिसक के बाहर को जाता है, तो वो बाहर देखता है तो याजीरो ने ओदा के कई सारे निंजास को मार दिया था। अब कैन उससे पूछता है कि स्क्रोल कहाँ है, मुझे वो दे दो। याजीरो कहता है अच्छा यही रहेगा कि उस स्क्रोल को गाड़ दिया जाए। हमें फिर से पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं कैन के, और हमें दिखाया जाता है जो कैन चान था वो अपने बाकी के 3 दोस्तों से ज्यादा ताकतवर नहीं था। उसमें ये चीज थी कि उसे टेक्निक्स और चालाकी का यूज करना अच्छे से आता था, तो वो चालाकी से दूसरों से चकमा देकर जीत जाता था। इधर अब हम याजीरो को देखते हैं और वो बताता है कि वो जो स्क्रोल है वो एक्चुअली में उसका ही है। वो बताता है कि एक्चुअली में ईगा वालों ने ही मुझे यहाँ पर स्पाई बनाकर भेजा था, और यहाँ मैं एक प्रीस्ट से मिलता हूँ जिसका नाम था जेवियर, और वो इतने अच्छे थे कि उनके इन्फ्लुएंस से मैं यहीं रह गया और उनकी यहाँ पर रहकर मैंने काफी सेवा करी। अब हम देखते हैं कि उधर 2-3 निंजा और आते हैं और वो उन्हें मार देता है और कहता है जो भी इस स्क्रोल को रखता है वो करप्ट हो जाता है, और फिर वो स्क्रोल को अपने पास अंदर रख लेता है। अब उस स्क्रोल में से कैन को उस बैट की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि इस याजीरो को मार दो, अभी तुम्हारे पास मौका भी है, पीछे से जाकर चुपचाप इसे खत्म कर दो और वो स्क्रोल ले लो। और अब वो ऐसा करने की सोचता भी है और जा रहा था उसे मारने, तभी इधर से हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं जो केविन था वो जापान से निकलकर अब अमेरिका के लिए रवाना हो रहा था और बस वो प्लेन की तरफ जा ही रहा था, तभी कैप्टन फिनी वहां आ जाता है और उससे बात करता है और उससे वो एक स्क्रोल के बारे में भी पूछ रहा था, और ये वही स्क्रोल है जिसकी ये बात कर रहा है, वो जो अभी हमारी जो निंजा वाली स्टोरी चल रही है ना उसी के। केविन कहता है स्क्रोल नहीं, मुझे स्क्रोल तो नहीं पता, बस हाँ मैंने एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक जरूर देखी थी। अब फिनी कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा हो तुमने वो स्क्रोल नहीं देखा वरना तुम्हारी जान खतरे में हो सकती थी। अब जो भी तुमने इधर देखा हो या सुना हो ये जाकर कहीं पर भी किसी को मत बताना वरना तुम्हें खतरा हो सकता है। यानी कि एक तरह से वो उसे एक धमकी दे रहा था। अब इधर से फिर से स्टोरी हमारी निंजा वाले फेज में आती है जहां हम देखते हैं कि कैन याजीरो को पीछे से मारने की कोशिश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है और उसे मार नहीं पाता। अब याजीरो ये देखता है और वो स्क्रोल निकाल कर उसे देता है और कहता है कि ईगा जो है वो पूरा तबाह हो जाएगा, इधर जो भी क्लैंस अभी हैं वो कोई भी रूल नहीं कर पाएगा, एक दूसरा ही रूलर आएगा और फिर 350 साल तक शिनोबी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैन कहता है ये आप क्या कह रहे हो? वो कहता है उसी ने मुझे बताया, यानी कि बैट ने। और फिर वो उससे कहता है अच्छा यही रहेगा कि तुम इस स्क्रोल को गाड़ दो। अब तभी इसके बाद पीछे से एक पॉइजन ब्लो डार्ट आता है और सीधा आकर याजीरो के लगता है। अब कैन भागकर उसके पास जाता है और अभी याजीरो की जिंदगी के आखिरी मोमेंट थे और तभी उसे याद आता है वो मोमेंट जब जेवियर के भी उसकी जिंदगी के लास्ट मोमेंट थे और वो वही स्क्रोल याजीरो को देता है और कहता है कि इस स्क्रोल से पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। पर मुझे इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये एक्चुअली में लोगों को करप्ट कर देता है, तो अच्छा यही रहेगा कि तुम इसे गाड़ दो, प्रॉमिस करो तुम इसे गाड़ दोगे। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बात सुने बगैर ही जो याजीरो था वो स्क्रोल लेकर भाग गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इससे दुनिया पर राज कर सकता है, और इसलिए वो नाव में बैठ जाता है और अपने चीफ यानी कि ईगा के चीफ को ये स्क्रोल देने के लिए जाता है ताकि उसके बाद उसे अपने चीफ से इनाम मिल सके। और बस फिर इसी मोमेंट को याद करके याजीरो कहता है यही होना था मेरे साथ, मैंने जो किया वही मुझे भुगतना पड़ रहा है, और फिर वो मर जाता। इधर हम देखते हैं हथौड़ी हांजो को जिस पर वो एंशिएंट टेक्स्ट बुक थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लो डार्ट वाला बंदा बाहर आता है उससे लड़ने के लिए और अब कैन भी उससे लड़ने के लिए तैयार था, तभी वो देखता है कि उसका दोस्त गॉनचान भी वहां आ जाता है। अब इन दोनों की बैटल होती है उससे पहले ही वहां ओदा की जो आर्मी थी वो आ जाती है और ये सब जैसे तैसे वहां से बचकर निकलते हैं। अब जो कैन था वो जैसे तैसे वहां से भागकर एक जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था वहां आकर पहुंच जाता है और वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि किसी एक गरीब के घर में ही वो पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक लड़की आती है, उसे ऐसी हालत में देखकर वो उसकी मदद करती है और वो लोग इतने गरीब थे कि वो लड़की अपना एक दिन का खाना
कैन चान को दे देती है। अब इसके बाद वो खाना पीना खाकर वहां से निकल जाता है क्योंकि वो और ज्यादा तकलीफ उन्हें नहीं देना चाहता था। अब वो जैसे ही गांव से बाहर निकलता है तो वहां उसे कुछ बंदे दिखते हैं जो कि बैंडिट्स थे, और उनकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि ये लोग अब इस छोटे से विलेज पर हमला करने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद भी वो उन्हें बचाने की नहीं सोचता कैन, बल्कि ये सोचता है कि मुझे अपना मिशन पूरा करना है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बैंडिट जाकर उस गांव में हमला कर देते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जो कैन था उसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी और वो सोच रहा था कि यार उसे जाना चाहिए उन गांव वालों को बचाने के लिए, लेकिन तभी स्क्रोल में से निकलता है वही बैट और वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उन लोगों से अगर वो मरे भी या जिंदा रहे। लेकिन कैन के अंदर भी इंसानियत थी, इसलिए वो स्क्रोल बंद करता है और निकल पड़ता है वहां वापस गांव की तरफ उन्हें बचाने के लिए। कैन वहां पहुंचता है और उन सारे लोगों को मार देता है, और जिस लड़की ने उसे बचाया था और उसके बच्चों को वो आखिरकार बचा ही लेता है और वो काफी खुश था। लेकिन तभी पीछे से एक और अटैक होता है और वो लड़की और उसके बच्चे मारे जाते हैं। वो देखता है तो एक्चुअली में उसके दोस्त गॉन ने ही उधर अटैक किया था, और फिर गॉन बताता है कि मैंने ही इन बैंडिट्स को हायर करा था इस विलेज पर अटैक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहीं आकर छुपे हो और अगर ये बैंडिट्स इन पर हमला करेंगे तो तुम इन गांव वालों को बचाने के लिए जरूर आओगे। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि गॉन ने सिर्फ उससे पाने के लिए इन सारे गांव वालों को मरवा दिया। अब वो गुस्से में तो था ही, इसलिए फिर वो स्क्रोल को निकालता है और कहता है बैट अब तुम मेरी मदद करो, और फिर वो स्क्रोल को अंदर रखता है। अब क्या था कि जो बैट था उसे फ्यूचर का तो पता था, तो अब वो उसे उनके अटैक्स के बारे में बता रहा था। इट्स लाइक अ एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन हाकी। तो अब जो ब्लो डार्ट वाला बंदा था वो उस पर अपने ब्लो डार्ट से हमला करता है, लेकिन बैट उसे पहले ही बता देता है कि वो कहाँ कहाँ पर उस पर हमला करेगा, और वो सारे हमले डॉज करते हुए उसे मार देता है। अब उसके बाद जो गॉन था वो भाई तलवारबाजी में उससे कई गुना बेहतर था, इसलिए वो उसे ऐसे हरा नहीं पाता, इसलिए फिर बैट की बात मांगकर वो वहां से भागता है और गॉन जो था वो उसका पीछा करता है। अब वो घुस जाता है बैम्बू के खेत में जहाँ वो तलवार वलवार चला रहा था, और गलती से उसकी जो तलवार थी कैन की वो वहीं फंस जाती है। इसके बाद गॉन आता है उस पर हमला करने के लिए, और बैम्बूज को काटते काटते वो उसके पास पहुंच रहा था। अब तभी एक बैम्बू से उसकी जो तलवार थी वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर स्लो हो जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर जो कैन था वो बैम्बू उसके आर पार कर देता है और उसे मार देता है। अब उसे मारकर कैन को काफी दुख होता है। अब इसके बाद वो स्क्रोल खोलता है तो बैट उससे कहता है कि चलो अब तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है, और बस ये स्क्रोल तुम्हें सांदायु मोमोची को देना। कैन बैट से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सारे के सारे दोस्त मेरे तुम्हारी वजह से मारे गए। तभी वो देखता है तो जो उसका ईगा गांव था वो भी पूरा डिस्ट्रॉय होकर जल चुका था, और अब वो बिल्कुल शॉक में था कि मेरा गांव भी तबाह हो गया, मेरे दोस्त भी मारे गए, तो अब मैं स्क्रोल का क्या करूंगा डिलीवर करके भी। अब यहाँ से हमें कुछ टाइम आगे दिखाया जाता है, जो हमारा कैन चान था वो बूढ़ा हो चुका था और वो आराम से जंगल के बीच रह रहा था। तभी उसे मिलने आता है सांदाई मोमोची, वही चीफ मोमोची का बेटा जिसे उसे स्क्रोल देना था। वो आकर उसे कहता है कि तूने मुझे वो स्क्रोल क्यों नहीं दिया उस वक्त। फिर हमें पता चलता है कि उसका बाप भी मारा गया, पूरा ईगा भी तबाह हो गया, और अब एक नए क्लैन का राज है जापान पर, जैसा यूजीरो ने बताया था। अब उसे गुस्से में तलवार निकालता है और उस पर हमला करने के लिए आता है। तभी कैन कहता है वो बैट किसी के लिए भी कुछ नहीं करता, इट इज यू हु विल डू द थिंग्स फॉर बैट। एक तरह से अगर वो तुम्हें रूलर भी बना रहा है तो वो भी उसी का प्लान है, उससे उसी को फायदा होगा। अब मैं थोड़ा पीछे फिर से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि ईगा के तबाह होने के बाद जो कैन चान था उसने उस स्क्रोल को जमीन में गाड़ दिया था। तभी हम देखते हैं पीछे से हथौड़ी और उसका चमचा उसे ये स्क्रोल गाड़ते हुए देख रहे थे। तभी उसका चमचा कहता है कि इस कैन को मार दूं क्या। हथौड़ी कहता है नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसने उस स्क्रोल को गाड़ दिया, और वैसे भी हम हमारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट है और ये आगे का काम कर देगी। फिर वहां पर एक बाज आता है जो उसका मैन्युस्क्रिप्ट लेकर उड़ जाता है। अब इधर हम देखते हैं जो सांदाई मोमोची था वो गुस्से में कैन चान पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके पीछे उसे एक बैट की शैडो दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भाग जाता है। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि वो जो बाज था जो उस मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर जा रहा था उस पर एक बंदा शूट करके उसे मारता है और वो मैन्युस्क्रिप्ट उसे ले लेता है, और जब वो उसे खोल कर देखता है तो वो उसमें वही बैट छपा हुआ था, और वो आकर उससे कहता है वाना रूल द वर्ल्ड मित्सुहिदे आकेची, यानी कि समझे हथौड़ी को भी बिली ने ही मैनिपुलेट करा था ताकि वो ये मैन्युस्क्रिप्ट इस तक पहुंचा सके, एंड अब आगे की चीजें उसी के हिसाब से होंगी। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। सो कैसा लगा ये वाला पार्ट, समझ में तो आया ना। अभी तो भाई आगे की जो स्टोरी चलेगी
मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो ये बैट है ना, ये कैसे पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करके चल रहा है। एंड इसीलिए नाओकी उरासावा ने जो भी इस मांगा में इवेंट्स दिखाए हैं वो ज्यादातर रियल बेस्ड है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस स्टोरी से सब के सब ज्यादा रिलेट कर पाए और इसे ना वो रियल जैसा ही मानने लगे, और फिर रीडर्स खुद से ही क्वेश्चन करें कि क्या सच में ऐसी किसी बैट एंटिटी ने ही हमारी पूरी दुनिया की डेस्टिनी को मैनिपुलेट करा है। सो ये मांगा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ हाइप भी कर देना। और हाँ, अगर इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जितनी जल्दी कमेंट उतनी जल्दी पार्ट आ जाएगा। अब ये मांगा तो खत्म है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तब तक के लिए तुम ये दोनों मास्टरपीस मांगास देखो, कसम से लाजवाब है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।